हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम अगेन टू राजकुमार क्लासेस। आज हमारा सोशियोलॉजी में फोर्थ लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर पर हम कैसे पहुंचे इसका हल्का सा एक ब्रीफ रिकैप देख लेते हैं कि हमने पिछले 3 लेक्चर्स में क्या पढ़ा, क्या समझा, ताकि आपको एक क्रोनोलॉजी समझ में आए। वो वाली क्रोनोलॉजी नहीं, लेक्चर वाली। रिकैप में अपन देखते हैं कि जो लेक्चर 1 था, हम पढ़ रहे हैं अभी चैप्टर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इसी चैप्टर के डिफरेंट लेक्चर्स हैं। लेक्चर 1 में हमने समझा था बेसिक टर्म्स, जैसे रोल का क्या मतलब होता है, जैसे स्टेटस का क्या मतलब होता है, जैसे कल्चर का क्या मतलब होता है, जैसे नॉर्म्स का क्या मतलब होता है, जैसे वैल्यूज का क्या मतलब होता है। इस तरह के टर्म्स हमने वहां समझे थे। आपको डिटेल में समझना है तो प्ले लिस्ट की लेक्चर 1 सीरीज में जाइए। आप लेक्चर 1 आराम से देखिए, टाइम से 1 घंटे का वो लेक्चर है, ठीक है। लेक्चर 2 में हमने समझा था फंक्शनलिज्म क्या है। तो फंक्शनलिज्म की बेसिक चीजें हमने समझी थी। सेकंड लेक्चर का हमने जो आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि क्या पढ़ा था हमने, उसमें हमने पढ़ा था फंक्शनलिज्म। अब इस फंक्शनलिज्म में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि फंक्शन का क्या मतलब होता है, सोसाइटी कैसे बनी होती है, ऑर्गेनिज्म से, और ऑर्गेनिज्म की तरह काम करती है। सोसाइटी वर्क्स लाइक ऑर्गेनिज्म। और जैसे ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही सोसाइटी के क्या होते हैं, सोशल स्ट्रक्चर बोलते हैं पार्ट्स को। अब हर स्ट्रक्चर को उसका कोई ड्यूटी होती है, वो फंक्शन होता है। फंक्शन को पूरा करने के लिए क्या चाहिए होता है, जो रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं फंक्शनल प्रीरिक्विजिट। अब फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स को पूरा करना है तो क्या चाहिए अपन को, वैल्यू कंसेंसस, ठीक है। ये बातें हमने सेकंड लेक्चर में समझी थी, डिटेल में आप जाके समझ सकते हैं। लेक्चर 3 में हमने क्या समझा था? लेक्चर 3 में हमने शुरुआत करी थी कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, द बिगिनिंग। तो लेक्चर 3 में हमने क्या समझा था? थर्ड लेक्चर में हमने समझा था कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव शुरू ही किया है। इसमें हमने समझने की कोशिश करी कि फंक्शनलिज्म जो बात कहता है कि सोसाइटी इज मेजरली बेस्ड ऑन वैल्यू कंसेंसस, ये उसका अपोजिट जाके बोलता है कि सोसाइटी इज मेजरली ड्रिवन बाय कन्फ्लिक्ट। और ये कन्फ्लिक्ट क्यों होता है? क्योंकि इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट होते हैं वेरियस ग्रुप्स के, वो फंडामेंटली डिफरेंट होते हैं। ये क्यों होता है? तो हमने पिछले लेक्चर में समझने की कोशिश करी थी कि जो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, वो ये कहता है कि अगर आदमी को, ह्यूमैनिटी को जिंदा रहना है, सरवाइव करना है, ह्यूमन को सरवाइव करना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन बनाने पड़ेंगे। अकेला तो प्रोडक्शन नहीं कर सकता ना आदमी, तो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। अब रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में आना पड़ेगा। साथ में प्रोडक्शन के लिए और क्या चाहिए, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, यहां तक बात हमने समझ ली थी। तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में जिसके पास फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप ज्यादा होगी वो डोमिनेंट हो जाएगा। हमने एग्जांपल से समझा था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वाला केस में, ऐसे ही रिच क्लास के केस में यूएसए में। तो डोमिनेंट क्लास कौन होगी, जिसका फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पर ओनरशिप ज्यादा होगा। हमने एक वो खरगोश वाली कहानी समझी थी कि मेरी अपनी पर्सनल कहानी थी
कि मान लो 4 लोग 8 लोग गए खरगोश पकड़ने, तो वो वाली कहानी आप समझना पिछले 3rd लेक्चर में। तो वहां आपको समझ में आएगा कि क्यों रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में इनइक्वलिटी आती है, और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में इनइक्वलिटी कब तक जायज रहती है और कब उसके बाद वो इनजस्टिस यानी एक्सप्लॉयटेशन का सोर्स बन जाती है। तो वो पिछले लेक्चर में आप जाके समझ सकते हैं। तो यहां तक बात अपन कर चुके थे। आज हम यहां से आगे कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को बढ़ाएंगे, ठीक है। हमने देखा कि जो मार्क्स का कहना है कि जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी होती है उसमें सरवाइव करने के लिए उसको प्रोडक्शन करना होता है, ये तो जरूरी है। जब प्रोडक्शन करना है तो उसे रिलेशंस में आना पड़ेगा। इन रिलेशंस को क्या बोलते हैं? रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आप एक फैक्ट्री में काम करते हो, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन को ऐसे समझ लो, एक फैक्ट्री है, ये ए फैक्ट्री है, इसमें कोई ओनर होगा O, इसमें कोई मैनेजर होगा M, इसमें कोई एम्प्लॉय होगा E। ऐसे ही होते हैं ना, इसमें कोई क्लर्क भी होगा, इसमें कोई स्वीपर भी होगा। अब इस फैक्ट्री में, ये फैक्ट्री का ये पूरा जो इकोसिस्टम है फैक्ट्री का, ये किसके लिए है? प्रोडक्शन के लिए। ये मान लो चिप्स बनाने की फैक्ट्री है। अब ये चिप्स बनाने का प्रोडक्शन का काम है, इस काम को करने के लिए रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट हो रहे नहीं हो रहे? एक आदमी इसमें ओनर है जो इन सब पे कंट्रोल करेगा, एक मैनेजर है जो इन सब पे कंट्रोल करेगा, एक एम्प्लॉय है जो इन दोनों पे कंट्रोल करेगा, इन दोनों, है ना। तो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट हो रहे नहीं हो रहे? जब भी हम प्रोडक्शन करेंगे तो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन ओबीएस है क्रिएट होंगे। तो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट हो रहे हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का कहना है कि रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन होने में दिक्कत नहीं है, होना ठीक है, लेकिन दिक्कत तब क्रिएट होती है जब रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन हद से आगे बढ़ के जब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की बात आती है, उन पर जो ओनरशिप है वो अनइक्वल हो जाए। कैसे? जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में देखिए, आप देखेंगे कि बहुत माइनॉरिटी पीपल के पास मेजॉरिटी वेल्थ है। मतलब माइनॉरिटी पीपल के पास, माइनॉरिटी लोग हैं, फ्यू लोग हैं, लेकिन जो वेल्थ है वो मेजॉरिटी में, मेजॉरिटी वेल्थ। एग्जाम्पल, इनइक्वलिटी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि टॉप 1% लोगों के पास भारत में देश की 70% पॉपुलेशन के बराबर वेल्थ है। मतलब जो, ऐसे समझो ये भारत की जनसंख्या का पिरामिड है। तो इनइक्वलिटी रिपोर्ट का कहना है कि ये टॉप 1% का हिस्सा है, ये वाला, इनके पास जितनी वेल्थ है X, उतनी वेल्थ, उतनी संपत्ति नीचे जो टॉप 70% लोग हैं उनके पास भी उतनी ही संपत्ति है X। यानी 140 करोड़ का 70%, चौदह 98 करोड़ लोगों के पास जितनी संपत्ति है उतनी ही संपत्ति कितने लोगों के पास है? 1%। 140 का 1%, 1.4 करोड़ लोगों के पास। यानी 98 करोड़ लोगों के पास देश की जितनी संपत्ति है कुल मिला के उतनी 1 करोड़ लोगों के, टॉप के जो 1 करोड़, 1.4 करोड़, 1.5 करोड़ लोग हैं, इनकी संपत्ति बराबर। इनइक्वलिटी आ गई। तो यही इनइक्वलिटी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पे ही तो है। अडानी अंबानी के पास क्या है?
अडानी अंबानी क्या ओन करते हैं? अडानी अंबानी के पास फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब पोर्ट्स इनके पास हैं, रूट्स डिसाइड हो गए, एयरपोर्ट्स इनके पास हैं, खदान माइंस इनके पास हैं, रिफाइनरी इनके पास है। ये सब क्या है? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है कि नहीं है? रोड, बहुत से रोड का कंट्रोल पे, रोड्स पे इनका कंट्रोल है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जितने भी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है सब पे इनका कब्जा है। यही ओनरशिप, अनइक्वल जो ओनरशिप है, अनइक्वल ओनरशिप ऑफ व्हाट? ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन किसको जन्म देगी? कन्फ्लिक्ट। क्यों? क्योंकि अब इस वजह से क्या हो जाएगा, जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, उन पर अनइक्वल रिलेशन से क्या होगा? क्लासेस बन जाएंगी, नहीं बन जाएंगी? एक रिच क्लास हो जाएगी, एक पुअर क्लास हो जाएगी। इस रिच क्लास को, जिसके पास क्या है? रिसोर्स है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पर जिनका कंट्रोल है, उसी को मार्क्स ने कहा था हैव्स। मतलब जिनके पास कुछ है, और है क्या वो? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पर कंट्रोल। और ये जो पुअर है, इसके पास नहीं है क्या? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पर कंट्रोल। इसी को बोला था उसने हैव नॉट्स। कोई टर्म कैसे क्रिएट होता है, समझ पा रहे हो? शुरू कहां से हुआ? ऑब्जर्वेशन से। कहां तक पहुंच गया? हैव्स और हैव नॉट्स तक। ठीक है, समझ पाया मैं अपनी बात? अब वो हैव और हैव नॉट्स हैं सोसाइटी में, तो ये जो अपन ने दो चीजें पढ़ी, अपन ने प्रोडक्शन के प्रोसेस में दो चीजें पढ़ी। सोसाइटी है तो प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन के केसेस में हमने दो चीजें पढ़ी, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन प्लस रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। ये दोनों मिलकर किस चीज का निर्माण करते हैं? ये है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इन दोनों के बेस पर ही जो इकोनॉमी है वो बेस्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब इकोनॉमी किस पर बेस्ड है? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पर और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन पर। तो इसी को मार्क्स ने क्या नाम दिया? मार्क्स ने नाम दिया इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी सोसाइटी का, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी सोसाइटी का बेस है, क्योंकि सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन होगा कहां? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसीलिए मार्क्स ने कहा कि जो कम्युनिटी, जो सोसाइटी का वो हिस्सा, वो पार्ट जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, उसने उसी को सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर माना, मतलब बेस माना, आधार माना। नींव समझते हो? गांव घर की घर बनता होगा, घर में एक नींव बनती है नीचे शुरुआत में, वो नींव जिस पे घर टिका होता है। घर मतलब यहां सुपर स्ट्रक्चर, मतलब सोसाइटी। जैसे घर के नीचे नींव बनी होती है जिस पर घर टिका होता है, तो घर को इसने कह दिया सुपर स्ट्रक्चर, और नींव को जिस पर घर टिका है उसको कह दिया इसने इंफ्रास्ट्रक्चर। इन दोनों के मेल को ही मोड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में किस प्रकार से प्रोडक्शन होता है, कोई पर्टिकुलर टाइप ही होगा। जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन से मतलब यह है सिंपल सा कि एक सोसाइटी ए है, सोसाइटी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, मानते हो? आपको समझ नहीं आ रहा हो? एक सोसाइटी थी हंटरर्स एंड गैदरर्स, ये एक तरह की सोसाइटी थी। फिर सोसाइटी आई होगी पास्टोरल,
फिर सोसाइटी आई होगी एग्रीकल्चरल, फिर सोसाइटी आई होगी फ्यूडल, फिर सोसाइटी आई होगी कैपिटलिस्ट, और फिर सोसाइटी आएगी वो है सोशलिज्म या कम्युनिज्म। ठीक है, अब देखो ये हंटर एंड गैदरर्स की सोसाइटी में प्रोडक्शन का एक अलग तरीका होगा। यहां भी प्रोडक्शन हो रहा है, यहां भी प्रोडक्शन हो रहा है, यहां भी प्रोडक्शन हो रहा है, यहां भी प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन तो हर जगह हो रहा है, लेकिन हर जगह एक विशेष तरीके से, पर्टिकुलर टाइप से प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसका मोड मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन, इसका मोड ऑफ प्रोडक्शन मतलब तरीका, इस सोसाइटी में प्रोडक्शन का जो तरीका रहा होगा वो इससे अलग रहा होगा, और इस सोसाइटी का मोड ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन करने का तरीका इससे अलग रहा होगा, और इसके प्रोडक्शन का तरीका फ्यूडल से अलग रहा होगा, और फ्यूडल से प्रोडक्शन का तरीका कैपिटलिज्म में अलग रहा होगा, और कैपिटलिज्म से प्रोडक्शन का तरीका कम्युनिज्म में अलग रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा, एग्जांपल से समझते हैं। हम यहां सोसाइटी का टाइप लिख लेते हैं, ठीक है, और यहां मोड ऑफ प्रोडक्शन लिख लेते हैं। शुरू करते हैं हंटरिंग एंड गैदरिंग से। ये हंटर एंड गैदर्स की सोसाइटी, मतलब जो पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक वाला पीरियड है, उस एज में अपन है। सोसाइटी है, सरवाइव करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब इनको प्रोडक्शन करना है, हंटर एंड गैदर्स क्या करेंगे, हंटिंग करेंगे, हंटिंग भी करेंगे, वो भी पत्थरों से, भारी भारी पत्थरों से, बहुत छोटे छोटे, इनके पास टूल्स नहीं है अभी। हंटिंग करेंगे और गैदर करेंगे, मतलब फल फूल पत्ते जो भी इनको खाना है गैदर करके लाएंगे। हंटिंग एंड गैदरिंग, प्रोडक्शन, अपना जीवन यापन ऐसे कर रहे हैं। हंटिंग गैदरिंग के बाद पास्टोरल सोसाइटी आएगी। पास्टोरल सोसाइटी मतलब जो नोमैडिक होती है, कुछ दिन यहाँ, फिर अगले 6 महीने बाद वहां, फिर 4 महीने बाद वहां, फिर 6 महीने बाद वहां। इनका क्या तरीका रहेगा, एक जगह रहेंगे, ये डिफॉरेस्टेशन करेंगे, जब तक वहां जमीन उपजाऊ रहेगी तब तक रहेंगे, जैसे फर्टिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी फिर आगे बढ़ जाएंगे। या इनके पास कुछ एनिमल्स होंगे, तो जो पास्टोरल मतलब चारागाह, जब तक चारागाह है तब तक रहेंगे, आगे बढ़ जाएंगे नहीं तो। यहां प्रोडक्शन का ये तरीका है। फिर आएगी एग्रीकल्चर सोसाइटी। एग्रीकल्चर सोसाइटी आएगी तो यहां प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, मोड ऑफ प्रोडक्शन। यहां लोग स्टेबल हो जाएंगे, मतलब स्टेबल हो जाएंगे, गांव बसने लगेंगे। स्टेबिलिटी आ गई, कलेक्टिव प्रोडक्शन होगा, स्टोरेज होगा, यहां वेल्थ क्रिएशन की भावना ज्यादा बढ़ेगी और इनइक्वालिटी बढ़ने लगेगी। तो इन तीनों, दोनों से पहले से लगे हैं दोनों। ऐसे ही फ्यूडलिज्म आएगा, क्या आएगा उसके बाद, फ्यूडलिज्म। इसमें क्या होगा, अभी एग्रीकल्चर सोसाइटी में क्या हो रहा था, ओनरशिप लगभग सबके पास इक्वल थी, या जो कैपेबल था वो लैंड पर अपना ओनरशिप जमा ले रहा था। लेकिन यहां क्या होगा, जो ओनरशिप है वो हर एक के पास नहीं रहेगी, कुछ जमींदारों के पास आ जाएगी। जो लैंड की ओनरशिप है वो सबके पास इक्वल नहीं है, कुछ लैंड लॉर्ड्स क्रिएट होंगे जो पूरी जमीन पर कब्जा करेंगे, बोलेंगे हम राजे हैं, छत्रप हैं, राजा महाराजा जो भी हैं, और तुम हमारी जमीन पर स्लेव की तरह काम करो। पहले एग्रीकल्चर सोसाइटी में क्या हो रहा है,
कि जिसने खेत जोता वो मालिक भी उसी का, यहां मालिक कोई और है और खेत में काम करने वाला कोई और है। तो यहां मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ नहीं, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन तो अभी भी वही है, लैंड। फोर्स ऑफ प्रोडक्शन तो लैंड ही है, लेकिन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया नहीं हो गया? बताओ। एग्रीकल्चर सोसाइटी में लैंड की जो ओनरशिप थी वो उसकी थी जो लैंड पे काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही हम फ्यूडलिज्म सोसाइटी में आए, फ्यूडल सोसाइटी में आए, वहां रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया। अब ओनर कोई और है और काम करने वाला कोई और। ये डिफरेंस हमें मोड ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने पे पता चल रहा है कि एक मोड ऑफ प्रोडक्शन से दूसरे मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होने पर, देखो पीछे चलते हैं, इसमें देखो यहां फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन अलग हैं, यहां बिल्कुल अलग हैं, यहां और ज्यादा अलग हैं। आगे चले, फ्यूडलिज्म में फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन तो लैंड ही है एग्रीकल्चर की तरह, लेकिन रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया। ऐसे ही आगे चलेंगे कैपिटलिज्म में, यहां रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन एंड फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन दोनों चेंज हो जाते हैं। जैसे रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा, पहले तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन से बात करते हैं। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा, लैंड की बजाय मशीन, कैपिटल, है ना, ये सब चीजें ज्यादा जरूरी हो जाएंगी। फैक्ट्री, कैपिटल मतलब पैसा, मनी, फैक्ट्री, स्किल, ये अब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन हो गए। लैंड उतना ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन नहीं रहा कैपिटलिज्म में। अब इन्हीं के बेस पर रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाएंगे। पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि अगर एक फैक्ट्री है तो उसमें एक ओनर ओ होगा, एक मैनेजर एम होगा, एक एम्प्लॉय ई होगा, एक क्लर्क सी होगा, एक स्वीपर एस होगा। मतलब कलेक्टिविटी में ज्यादा हो सकते हैं, एम्प्लॉय भी बहुत हो सकते हैं मल्टीपल सिटी में, मैनेजर भी बहुत 10 हो सकते हैं, 10 20 50 हो सकते हैं। खासकर जब बड़ी कंपनी हो एप्पल जैसी, तो पूरी दुनिया में उसके हजारों मैनेजर होंगे, लाखों एम्प्लॉय हो सकते हैं, लाखों क्लर्क हो सकते हैं और हजारों स्वीपर्स भी हो सकते हैं। तो अब वो जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन था फ्यूडलिज्म में, वो था एक जमींदार था और एक स्लेव था। यहां स्लेव नया हट गई कैपिटलिज्म में। यहां एक ओनर है, उसके नीचे चेन ऑफ कमांड में मैनेजर है, ये इसका स्लेव नहीं है, ये फ्री मैन है। इसको जब तक मैनेजरी जमती है करेगा, वरना छोड़ के निकल जाएगा। ऐसे ही एम्प्लॉय है, जब तक इसकी इस कंपनी से पटती है रहेगा, नहीं छोड़ के चला जाएगा। तो यहां फ्रीडम इन्वॉल्व है, चॉइस इन्वॉल्व है कि नहीं है? तो आदमी खुद कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, साइन कर रहा है। तो अब जो एम्प्लॉय है वो किसी का स्लेव नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, मतलब पार्टी है, इक्वल पार्टी है भाई। जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो आप एक पार्टी होते हो, और पार्टी हमेशा बराबर के लोगों में ही होती है। तो यहां जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन थे वो स्लेव वाले नहीं बच्चे जो फ्यूडलिज्म में थे, यहां आके चेंज हो गया। तो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज हुआ। ऐसे ही कम्युनिज्म में जाएंगे अपन। कम्युनिज्म में फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन तो प्रीवियस वाले ही रहेंगे, कैपिटलिज्म वाले भी रह सकते हैं, और लैंड जो एग्रीकल्चर सोसाइटी और फ्यूडल सोसाइटी में थे तो वो भी रह सकते हैं। मतलब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन तो सेम रहेंगे जैसे भी हों, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन तो नहीं चेंज कर रहे। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है वो रहेंगे स्टैटिक, चेंज नहीं होंगे। लेकिन क्या चेंज होगा कम्युनिज्म में? चेंज होगा रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। किसी को ये भ्रांति तो नहीं है कि कम्युनिज्म आ जाएगा तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, नहीं, फैक्ट्रियां बंद नहीं करवाता कम्युनिज्म, वो केवल ओनरशिप राइट्स में चेंज करता है। इनकी ख्वाहिश इतनी है, वो ये नहीं कहते कि फैक्ट्री को खत्म कर दो। अगर कोई ये कह रहा है कि कम्युनिज्म का मतलब है फैक्ट्री खत्म करना, वो कम्युनिज्म को नहीं समझता है। कम्युनिज्म इज नॉट अबाउट eliminating the factories, it is about eliminating the inequality
which is lies between the forces of relations of production। जैसे कैपिटलिज्म में क्या था, एक बड़ा ओनर था, नीचे एम्प्लॉय था, अनइक्वल रिलेशन था। मैंने एग्जांपल से बताया कि 1% लोगों के पास 70% लोगों के बराबर संपत्ति है। तो ये आई क्यों? क्योंकि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल जो है वो अनइक्वल है, वो इसी अनइक्वलिटी पे अटैक करता है। क्या बोलता है कम्युनिज्म? कम्युनिज्म बोलेगा कि ये फैक्ट्री है भैया, ये सार्वजनिक संपत्ति है, मतलब ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। अंबानी ये नहीं बोल सकता दिस इज माई फैक्ट्री, जब कम्युनिज्म होगा तब। अडानी ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब ये हमारी कंपनी है, मतलब राष्ट्रीयकरण हो जाएगा सब चीजों का, जैसे इंदिरा गांधी ने करा था 14 नेशनल बैंक का। तो प्राइवेट कंपनी का राष्ट्रीयकरण हो गया, तो वो समाजवाद की तरफ मूव था। तो जितनी भी संपत्ति रहेगी वो सारी संपत्ति क्या होगी? पब्लिक होगी, पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगी, मतलब हर चीज पर हर आदमी का बराबर हक होगा। तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन सोसाइटी में जितने भी होंगे, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पर क्या होगा? इक्वल राइट होगा। उनका एक फेमस डायलॉग है कि ऑल विल डू अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी बट ऑल विल गेन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। मतलब आप करोगे उतना, करोगे कितना? जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, लेकिन आप लोगे कितना? जितनी आपकी नीड है। समझ रहे हो? मतलब एक लंगड़ा आदमी है जो अपाहिज है, एक अपाहिज आदमी है, हैंडीकैप्ड है, वो उतना काम नहीं कर सकता जो नन अपाहिज है, नॉर्मल मैन है। लेकिन भाई कपड़ा तो इसको भी चाहिए और कपड़ा इसको भी चाहिए। यहां नीड दोनों की समान है कि नहीं है? इक्वल है कि नहीं है? जब नीड इक्वल है, नीड इक्वल है तो मिलेगा ही भी, इक्वल ही मिलेगी, इर्रिस्पेक्टिव कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है। इस आदमी की कैपेबिलिटी कम है तो ये काम कम करेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि नीड सेम है तो नीड फुलफिल पूरी करी जाएगी। यही बात रेडिकल लगती है कैपिटलिस्ट वालों। कैपिटलिज्म क्या कहता है कि जिसकी जितनी कैपेबिलिटी उसका उतना गेन। प्रॉफिट ओरिएंटेड मतलब जो जितना स्किल होगा, कैपेबल होगा, उसे उतना ज्यादा मिलेगा। तो ये मोटिवेट करता है ज्यादा प्रोडक्शन के लिए। तो ये बात सही है कि ज्यादा प्रोडक्शन के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन ये इनइक्वलिटी भी बढ़ाता। तो ये बात मार्क्सिज्म को अच्छी नहीं लगी। हमने समझा मोड ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन में समझा कि मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, डिफरेंट सोसाइटीज में मोड ऑफ प्रोडक्शन से क्या हमने समझा, अंतर इनके अंदर पास्टोरल सोसाइटी, एग्रीकल्चर सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिज्म सोसाइटी, और मोड ऑफ प्रोडक्शन को थोड़ा डिटेल में अपन ने समझ लिया। हम समझने की कोशिश कर रहे थे हर मोड ऑफ प्रोडक्शन में, हमने अब मोड ऑफ प्रोडक्शन समझ लिए। अब एक नई चीज समझते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन के बाद। जब भी कोई मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा, हमने कई तरह के मोड ऑफ प्रोडक्शन पढ़े नहीं पढ़े? मोड ऑफ प्रोडक्शन कई तरह के पढ़ लिए, 4-5 तरह के मोड ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़ लिए, ठीक है। जैसे हंटर गैदर पढ़ा, पास्टोरल पढ़ा, फिर एग्रीकल्चर पढ़ा, फिर फ्यूडलिज्म पढ़ा, फिर कैपिटलिज्म पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कौन सा? कम्युनिज्म या सोशलिज्म। कम्युनिज्म, कम्युनिज्म पढ़ा हमने। कितने तरीके? 1 2 3 4 5 6 तरह के मोड ऑफ प्रोडक्शन पढ़े। हर मोड ऑफ प्रोडक्शन में आपको सोसाइटी में 2 लेयर्स दिखेंगे। मोड ऑफ प्रोडक्शन सोसाइटी ये है, चाहे ये मोड ऑफ प्रोडक्शन रहा हो, चाहे ये रहा हो, चाहे ये रहा हो, चाहे फ्यूडलिज्म रहा हो, चाहे कैपिटलिज्म, चाहे कम्युनिज्म, हर एक बार सोसाइटी का एक हिस्सा होगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, और उसी सोसाइटी का दूसरा हिस्सा होगा जो एजुकेशन,
रिलीजन, पॉलिटिक्स, इस तरह के सेगमेंट्स में इन्वॉल्व होगा। अब अपन ने ये जो हिस्सा है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लाभ इन्वॉल्व है, इसको उसने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर, और सोसाइटी का रेस्ट हिस्सा उसको उसने बोला सुपर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमने समझा कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मार्क्स क्या कहना चाहता है, और सुपर स्ट्रक्चर, सोशल सुपर स्ट्रक्चर से वो क्या कहना चाहता है। मतलब सोसाइटी का वो हिस्सा जो इकोनॉमी में इन्वॉल्व है उसे कहते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और बाकी का हिस्सा जो एजुकेशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं सोशल सुपर स्ट्रक्चर। तो अपन क्लियर हूं इस बात में। हर मोड ऑफ प्रोडक्शन में ये दोनों चीजें होंगी। ऐसा नहीं है कि ये इकोनॉमिक मतलब पॉलिटिक्स इसमें केवल कैपिटलिज्म होगा या फेडरलिज्म होगा। हर सोसाइटी में ये दो चीजें होती ही, हर मोड ऑफ प्रोडक्शन में दोनों चीजें होंगी। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि उसका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन किस तरह की पर्टिकुलर एक्टिविटी शामिल हो रही है, और उसी बेस पर सोशल सुपर स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर टाइम की सोसाइटी का क्या रहा। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि मोड ऑफ प्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप के मोड ऑफ प्रोडक्शन, हर मोड ऑफ प्रोडक्शन में एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और एक सोशल सुपर स्ट्रक्चर होता है। यहां तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला तर्क है मार्क्सिज्म का वो ये है कि जो सोशल सुपर स्ट्रक्चर हमने बात करी हर मोड में होता है, वो शेप बाई कौन होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। उनका ये कहना था। अब सोशल सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा क्या हो सकता है? मैंने बात करी थी एजुकेशन हो गया, लॉज हो गया, रिलीजन हो गया, सोशल वैल्यूज हो गए, नॉर्म्स हो गए, सैंक्शन हो गए, कल्चर हो गया। किसी भी तरह का मतलब सुपर स्ट्रक्चर में इकोनॉमिक एक्टिविटी के अलावा सोसाइटी में जो भी होता है सब सोशल स्ट्रक्चर का हिस्सा है मार्क्स के हिसाब से। मतलब आप इकोनॉमिक प्रोडक्शन से अलग कोई काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं या गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके अलावा अगर कुछ भी है, पढ़ना लिखना, रिलीजन, पॉलिटिक्स, कुछ भी, वो सब सोशल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो जो सोशल सुपर स्ट्रक्चर है वो कैसे डिसाइड होता है कि क्या होगा उसमें? तो मार्क्स का कहना है कि इट इज डिसाइडेड बाई इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। अब ये समझना बड़ा मुश्किल है, आइए समझते हैं कैसे ये फिक्स किया उन्होंने कि हाँ भाई जो अपना सुपर स्ट्रक्चर है वो शेप्ड होगा किसके द्वारा? शेप्ड बाय इंफ्रा। तो ये डिसाइड करना अपन को कि शेप्ड बाय जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होता है। अब लाइव एग्जांपल समझते हैं। कोई भी मोड ऑफ प्रोडक्शन उठा लेते हैं, अपन अपने जमाने की बात करते हैं तो जल्दी और ज्यादा समझ में आएगा। हम उस जमाने में रह रहे हैं जब कैपिटलिज्म का दौर चल रहा है। ये सोसाइटी हम फेस कर रहे हैं आजकल। इंडिया में भी लगभग हम कैपिटलिज्म की तरफ ही मूव कर गए, चाइना भी कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर गया, यूरोप है ही कैपिटलिस्ट, अमेरिका है ही कैपिटलिस्ट। अब कैपिटलिज्म में एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब अपन को ये देखना है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आज के जमाने की सोसाइटी के सुपर स्ट्रक्चर को कैसे शेप कर रहा है। सुपर स्ट्रक्चर का मतलब एजुकेशन को शेप करना चाहिए। मतलब एजुकेशन में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, कौन डिसाइड करेगा? ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे रिलीजन में क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कौन डिसाइड करेगा, कौन शेप करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे ही पॉलिटी में क्या, कौन से लीडर जीतेंगे, कौन सी पॉलिटिकल पावर में आएगी पॉलिटिकल पार्टी, ये कौन डिसाइड करेगा? पॉलिटिकल पावर आएगी, उसके बाद लॉ कैसे बनेंगे, कौन डिसाइड करेगा? ये इकोनॉमिक। अब एग्जांपल से समझते हैं कैसे ऐसे हो रहा है। भारत का एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। अपना इंडिया, अपने इंडिया में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सोसाइटी के वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा है। गवर्नमेंट स्कीम से समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे इफेक्ट हो रही हैं
इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड, यानी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड को पूरा करने के लिए। स्किल इंडिया मिशन सुना है? ये किससे रिलेटेड? लगभग एजुकेशन से है कि नहीं है? ट्रेनिंग ही तो दी जा रही है, एजुकेशन पार्ट है। लेकिन ये लाया क्यों गया? किसकी डिमांड पूरी करने के लिए लाया गया? किसकी डिमांड पूरी करने के लिए लाया गया? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डिमांड की कि हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व कैपिटलिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स ने ये रिपोर्ट एक क्रिएट करी, बताया कि इंडिया में जो मैन पावर है वो स्किल्ड नहीं है। अब स्किल्ड नहीं है, डिमांड क्रिएट किसने कर दी? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने। अब इसने क्या डिसाइड, किसको सेव किया? पॉलिटिकल पावर को। पॉलिटिकल पावर में पॉलिटिकल पावर को कंपेल किया एक डिसीजन ले रही है। तो पॉलिटिकल पावर किसके अंडर प्रेशर में डिसीजन ले रही है स्किल इंडिया मिशन लाने का? कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड पूरी करने के लिए। एजुकेशन को सेव कर दिया। ऐसे ही हमने किसको सेव करवा दिया? एजुकेशन को सेव करवा दिया, नहीं करवा दिया? एक अब सेव करते हैं क्या? दूसरी चीज, लॉ, मतलब स्कीम्स, डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। मेक इन इंडिया नाम सुना होगा? मेक इन इंडिया क्या है? एक स्कीम है सरकार की, गवर्नमेंट की स्कीम है। अब इस स्कीम में क्या है, क्यों लाई गई है ये? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड की, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, मतलब भारत में प्रोडक्शन ज्यादा करना है, मतलब भारत के उद्योगपतियों, कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, भारत में भी बड़े बड़े यूनिकॉर्न होने चाहिए, भारत में ज्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड है। तो पॉलिटिकल डिसीजन को कौन सेव कर रहा है यहां? फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, यही इंफ्रास्ट्रक्चर। दो चीजें डिसाइड करवा दी। तीसरा, रिलीजन। भारत में आजकल क्या कोई ऐसा रिलीजन तुम्हें दिखता है जो ये बोलता हो कि मतलब कंज्यूमरिज्म कम करो? ऐसा कोई है? एक रिलीजन ऐसा नहीं है जो ये बोले कि कंज्यूमरिज्म घटाओ, बल्कि वो तो रामदेव जैसे बाबा आ गए हैं जो धर्म के नाम पे खुद की दुकान खोले बैठे हैं। तो कंज्यूमरिज्म को रिलीजन प्रमोट कर रहा है। कंज्यूमरिज्म किसका एस्पेक्ट है, किसकी डिमांड है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। और उसको बढ़ावा देने के लिए कंपेल किसने कर दिया? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने रिलीजन को भी इन्फेक्ट कर दिया कि आप भी कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा दो। और रामदेव जैसे स्वामी उसमें उतर आते हैं, कोई भी हो, आचार्य प्रशांत, रैशनलिज्म को बढ़ावा देते हैं, लेकिन फिर वही लग्जरी लाइफ जीने की एक उनका मतलब रहता है कि आप अच्छी लाइफ जियो। अच्छी लाइफ कैसे जियोगे? बिना कंज्यूमरिज्म के पॉसिबल है क्या? तो कंज्यूमरिज्म, ईसा फाउंडेशन, मतलब आजकल के जो डोमिनेंट कल्ट्स हैं वो उनमें से कोई भी प्रत्यक्ष वाली बात को नहीं बोल रहा, कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करते हैं। बाबा, आजकल के तो बाबा ये बड़ी बड़ी बाइक्स पे, बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी गाड़ियों में आते हैं, कंज्यूमरिज्म को वो खुद प्रमोट करते हैं। तो रिलीजन के जो आइडियाज हैं उनको भी कौन डिसाइड कर रहा है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने तीसरी बात कर ली, लॉज। चौथी बात है कि लॉज को इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अफेक्ट करता है, कैसे सेव करता है। कृषि कानून सुने थे? 3 आए थे, 1 साल आंदोलन चला था, मोदी जी को वापस लेना पड़ा था।
वो 3 आंदोलन जो कानून थे, एग्रीकल्चर कानून या कृषि कानून बोलते हैं उनको, फार्म लॉज बोलते हैं, फार्म लॉज जो 3 आए थे, ये क्यों लाए गए थे? इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के नाम पर लाए गए थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब किसकी डिमांड? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड। 5वीं बात जो हमको समझनी है, सबसे जरूरी है, वो है सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स सोसाइटी को भी इंफ्रास्ट्रक्चर ही डिसाइड मतलब शेप करता है। कैसे? आजकल सोसाइटी में, आजकल की सोसाइटी में ये टर्म्स बहुत सुने होंगे, इक्वालिटी, मतलब फ्रीडम, चॉइस, इस तरह के टर्म्स बहुत पॉपुलर है। डेमोक्रेसी का आधार है ये। लेकिन ये क्यों चाहिए? जब तक आपके पास चॉइस नहीं होगी तब तक आप 1+ से एप्पल पे मूव क्यों करोगे? जब तक आपके पास फ्रीडम नहीं होगी आप ये डिसीजन क्यों लेंगे कि मुझे लिवाइस की जीन्स नहीं पहननी, डीजल की पहननी, या लोकल जारा की नहीं पहननी, कॉपी वाली ब्रांड नहीं पहननी, ओरिजिनल ब्रांड पहननी है? तो ये कहां से आता है? फ्रीडम से। आप क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे आपको फ्रीडम दे दी गई, तो मतलब आपके रास्ते खोल दिए गए कि आप बर्गर भी खा सकते हो, आप पिज्जा भी खा सकते हो, आप मांस भी खा सकते हो, आप नॉन वेजिटेरियन खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। फ्रीडम दे दी गई आपको पूरी। तो फ्रीडम देने का मतलब क्या है? फ्रीडम की वैल्यू क्यों है? क्योंकि ज्यादा जो मार्केट ने प्रोड्यूस किया उस तक आपका ओपिनियन, आपका दिमाग खुले कि भाई ये भी खा सकता हूं, ये भी पहन सकता हूं, ये भी देख सकता हूं। नेटफ्लिक्स आ गया, तो नेटफ्लिक्स क्या देता है? फ्रीडम। तो फ्रीडम की जो वैल्यू आई वो जनरेट किसने करी? मार्केट ने। कि आपके पास फ्रीडम होगी तो मार्केट ने जो प्रोड्यूस करा आप उसे कंज्यूम कर पाओगे। अगर आपके पास फ्रीडम नहीं होती तो क्या आप दूरदर्शन छोड़कर नेटफ्लिक्स पर जा पाते? नहीं जा पाते। आप दूरदर्शन छोड़कर नेटफ्लिक्स, प्राइम, अमेजन प्राइम पे गए, क्यों? क्योंकि आपके पास इक्वलिटी की फीलिंग थी, आपके पास फ्रीडम थी, आपके पास चॉइस थी। ये आइडियाज लिबरल लगते हैं लेकिन मोटिवेटेड हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा। ये बात भूलनी नहीं। तो जब भी आपके दिमाग में कभी फ्रीडम जैसी बात आए, चॉइस वाली बात आए, तो अच्छे डिसीजन लेने के लिए इनको यूज करना। कंज्यूमर बनने के लिए फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वलिटी का मिसयूज मत करना। ठीक है? तो मैं समझा पाया अपनी बात कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हर लेवल पर सोशल सुपरस्ट्रक्चर को क्या करता है? सेव करता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि कर ही देगा, कोशिश तो करेगा, और मैनी टाइम्स कर भी पा रहा है, और मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज में इसने ऐसा कर दिखाया है। ठीक है? अपन ये बात समझ गए कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल सुपरस्ट्रक्चर को कैसे अफेक्ट करता है, सेव करता है, प्रभावित करता है, चेंज करता है। ये अलग अलग टर्म्स हैं, सब लगभग सिमिलर कोनोटेशन के साथ। ठीक है? अपन ने ये बात समझ ली, कि सुपरस्ट्रक्चर जो है सेव होगा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से। हमने एक एक एग्जांपल से हर चीज समझ ली। ठीक है? तो ये हुआ क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज के साथ ही सुपरस्ट्रक्चर भी चेंज होता है। अभी तो मैंने जस्ट ये समझाया कि जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेव कर सकता है, लेकिन यहां दूसरी बात अब आ गई कि जब जब इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा तब तब सुपरस्ट्रक्चर चेंज होना होगा। क्यों ऐसा होता है? आइए समझते हैं। ये कह रहा है, स्टेटमेंट इसका ये है कि जब जब इंफ्रा चेंज होगा, इकोनॉमिक इंफ्रा चेंज होगा, तब तब सुपरस्ट्रक्चर भी चेंज होगा। ये समझते हैं। मोड ऑफ प्रोडक्शन याद है जो 4-5 बताए थे मैंने, वहां रिलेशन से समझते हैं। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थी, ये एक मोड ऑफ प्रोडक्शन थी। यहां इंफ्रा में क्या है? हंटिंग है और गैदरिंग है। तो सुपरस्ट्रक्चर में क्या होगा? सुपरस्ट्रक्चर में क्या होगा? सोसाइटी में जो रिलीजन होगा बहुत या तो नहीं होगा, ना के बराबर होगा, या एलिमेंट्री फॉर्म में होगा। होगा कि नहीं होगा? एजुकेशन ना के बराबर होगी कि नहीं होगी? लॉ कोई होगा नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप जितना शिकार कर लोगे, खा लोगे, नहीं मरोगे, खा भूखे मर जाओगे। तो इस तरह की चीजें यहां नहीं है।
रिलीजन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लॉ नहीं है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होंगे? नहीं होंगे, कोई जरूरत ही नहीं है, किसी को कंट्रोल ही नहीं करना, किसी के एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है, तो ये भी चीजें नहीं होंगी। क्यों नहीं है? क्योंकि डिमांड नहीं है। डिमांड किसी की वजह से नहीं है, इंफ्रा ही नहीं है वैसा। वैसे ही आगे बढ़ते हुए फिर बन जाते हैं क्या, ये एग्रीकल्चर सोसाइटी में आ जाते हैं। एग्रीकल्चर सोसाइटी मतलब अब लैंड की ओनरशिप आ गई है। ओनरशिप आने का मतलब है कि आपको कंट्रोल मिल गया है कुछ। तो अब सोसाइटी में क्या आने लगेगा? थोड़ा बहुत रिलीजन भी आने लगेगा, थोड़ा बहुत लॉ भी आने लगेगा, थोड़े बहुत नॉर्म्स भी आने लगेंगे, ऑनरशिप को रेगुलेट करने के लिए एजुकेशन भी आने लगेगी, लेकिन ये सब एलिमेंट्री फॉर्म में होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एक से दूसरा चेंज हुआ, वैसे ही देखो सुपरस्ट्रक्चर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अब आ जाते हैं अगले सोसाइटी पे, फ्यूडलिज्म में। फ्यूडलिज्म में इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया, क्या हो गया? एक जमींदार हो गए लोग, बाकी स्लेव हो गए उनके। अब देखो कंट्रोल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो रिलीजन हो जाएगा हार्ड। मतलब रिलीजन बताएगा कि क्या खाएं, कैसे सोएं, कैसे बैठें, कैसे उठें। यहाँ रिलीजन एलिमेंट्री फॉर्म में है, यहाँ रिलीजन हो गया हार्ड। हार्ड को रिलीजन आ जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा रेगुलेशन आ जाएंगे। सोसाइटी में कोई स्लेव रिवोल्ट ना कर दे, इसके लिए सैंक्शन कैसे हो जाएंगे? बहुत हार्ड। अगर किसी ने दुस्साहस किया तो क्या होगा? मार दिया जाएगा। तो लॉयल्टी की जरूरत पड़ेगी। अब लॉयल्टी जैसी वैल्यू अभी यहां तक जरूरत नहीं पड़ी थी अपन को, लॉयल्टी की जरूरत कहां पड़ रही है? फ्यूडलिज्म में। क्यों? क्योंकि जमींदार के खिलाफ कोई रिवोल्ट ना करते, इसलिए क्या चाहिए? लॉयल्टी। सैंक्शन से आएगी वो लॉयल्टी। कैसे मैंने मेंटेन करेंगे लॉयल्टी को? सैंक्शन से। एजुकेशन सिस्टम पुअर होगा, क्यों? क्योंकि अगर ये पढ़े लिखे गए तो रिवोल्ट कर देंगे, तो एजुकेशन सिस्टम कंट्रोल। लॉ रिप्रेसिव होंगे, मतलब डोमिनेटिंग होंगे, कंट्रोलेबल होंगे, बहुत ज्यादा सैंक्शनिस्ट होंगे। तो लॉ होंगे तो सही, लेकिन कैसे आएंगे? रिप्रेसिव। प्रोग्रेसिव लॉ नहीं होंगे जैसे आजकल के हैं, रिप्रेसिव लॉ होंगे। किसी ने वेद सुन लिए तो कान में तेल डाल दिया जाएगा, किसी ने मंत्र उच्चारण कर दिया तो जीभ काट दी जाएगी, कोई जमींदार की तरह पहनावा पहन के चला गया तो पैर काट दिए जाएंगे, जूती पहन ली किसी ने तो मतलब जो पैर काट दिए जाएंगे। इस तरह की बातें कहाँ मिलती हैं? फ्यूडल सोसाइटीज में। और ये अपने इंडिया में बहुत 1950 से पहले तक आराम से देखी जा सकती थी, खासकर साउथ इंडिया में। वहां कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था, नॉर्थ इंडिया में भी था बट उतना ज्यादा नहीं था। ठीक है। फ्यूडलिज्म के हमने देखा कि 3 तरह के, जैसे जैसे इंफ्रा बदले वैसे वैसे सोशल सुपरस्ट्रक्चर बदलते चले गए। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही सोशल स्ट्रक्चर में क्या होगा? इसकी डिमांड क्रिएट करता है। अगले में देख लेते हैं कैपिटलिज्म में क्या होगा। कैपिटलिज्म में इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ओनर होगा, एम्प्लॉय होगा, मैनेजर्स होंगे। अब रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया तो सोशल सुपरस्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। अब यहां जो 3 लोग हैं, ओनर है, मैनेजर है और एम्प्लॉय है, इन तीनों का जो रिलेशन है वो इक्वलिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, चॉइस पर बेस्ड है। तो यहां इन सब चीजों के लिए ही सोशल सुपरस्ट्रक्चर क्रिएट करे जाएगा, वैल्यू बताई जाएगी। यू हैव वैल्यू, जो फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम होंगे आपको डिफरेंट तरह की, लिबर्टी होंगी, वैल्यू बताई जाएंगी। सोशल वैल्यू कौन सी होंगी? इक्वलिटी होगी, चॉइस की बात होगी। अब यहां प्रोग्रेसिव लॉज होंगे, सबके ध्यान रखने की बात करी जाएगी ताकि कोई रिवोल्ट ना करे। स्किल की डिमांड करी जाएगी, एजुकेशन बदली जाएगी तो स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन आ जाएगी। रिलीजन कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा दें, इसलिए प्रोग्रेसिव रिलीजन के नाम पे आएंगे। कंजर्वेटिव रिलीजन को दरकिनार किया जाएगा, प्रोग्रेसिव रिलीजन को प्रमोट किया जाएगा, बाबा रामदेव टाइप, ईसा फाउंडेशन टाइप, आचार्य प्रशांत टाइप, ताकि ये लोग कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा दे सकें, मार्केट में डिमांड क्रिएट कर सकें। तो रिलीजन बदल रहा है, एजुकेशन बदल रही है, लॉज प्रोग्रेसिव हो गए, तो सारा सुपर स्ट्रक्चर अपने किसने डिसाइड किया? यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे ही कम्युनिज्म में इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाएगा, मतलब अब ओनरशिप सबकी हो जाएगी बराबर।
जैसे ही ओनरशिप सबकी बराबर हो जाएगी तो मतलब क्या नहीं होगी, सब में इक्वलिटी हो जाएगी सोसाइटी में। जब समाज में सोसाइटी इक्वल हो जाएगी तो रिलीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसी को कंट्रोल ही नहीं करना, किसी को रेगुलेट ही नहीं करना, सब इक्वल है, सब अपनी डिमांड के हिसाब से खाएंगे, तो पॉलिटिक्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मार्क्स का यूटोपियन आइडिया है, मार्क्स यही चाहते हैं। मार्क्स का कहना था कि पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ती क्यों है, क्योंकि आपको कंट्रोल करना है किसी को, और कंट्रोल की जरूरत कब पड़ेगी, जब एक दूसरे का रिवोल्ट करने का डर हो। आदमी रिवोल्ट कब करता है, जब उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो। इस सोसाइटी में किसी का एक्सप्लॉयटेशन ही नहीं है, जब एक्सप्लॉयटेशन ही नहीं है तो रिवोल्ट करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, जब रिवोल्ट करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, और जब कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है तो मतलब पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं। एजुकेशन होगी लेकिन वो इक्वलिटी बेस्ड होगी और जरूरतों के हिसाब से होगी, ना कि फिलोसॉफिकल। आपकी जो जरूरत है नॉर्मल लाइफ जीने के लिए वैसी एजुकेशन होगी। कोई स्किल ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। आपका जैसा छोटा सा स्किल है आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम कीजिए, आपको कोई फोर्स नहीं है। अब समझे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होते ही कैसे सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था। चलो यहां तक बात आगे बढ़ाएं अपन। कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट, हमने बताया था कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट क्यों होगा, क्योंकि ओनरशिप पर डिफरेंट अनइक्वल रिलेशंस हो जाएंगे। मतलब ओनरशिप अनइक्वल हो जाएगी, किसी के पास बहुत ज्यादा ओनरशिप हो जाएगी, जो कन्फ्लिक्ट है वो इनइक्वलिटी। कन्फ्लिक्ट का जो मेन रीजन है वो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पर ओनरशिप में इनइक्वलिटी है। मतलब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन होंगे सोसाइटी में, उन पर जो ओनरशिप है उसमें इनइक्वलिटी जब आ जाएगी तब कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। तो इनइक्वलिटी इज द मेजर कॉज बिहाइंड द कन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी। तो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में जब इनइक्वलिटी आ जाएगी, मैंने जैसे बताया कि 1% लोगों के पास 70% वेल्थ, 70% लोगों के बराबर वेल्थ होगी, तो ये इनइक्वल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, अब वो ये जो इनइक्वलिटी है ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में इनइक्वलिटी आई। ये जो इनइक्वलिटी है ये दो समूहों, दो वर्गों को जन्म देती है। पहला वर्ग होता है रिच, इन्हें बोलते हैं हैप्स, हमने बोला था थोड़ी देर पहले हैप्स। और दूसरा होता है पुअर, जिन्हें बोला था उसने हैव नॉट्स। ठीक है, अब ये जो है ये डोमिनेंट पोजीशन में हो जाते हैं। जब कोई डोमिनेंट पोजीशन में आ जाता है तो वो क्या करता है, इनका एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, और ये एक्सप्लॉयटेशन लगभग हर सोसाइटी में सिवाय कम्युनिज्म के। मार्क्स का कहना था कि कम्युनिज्म के अलावा जितने भी मोड ऑफ प्रोडक्शन है सब में रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है वो इनइक्वलिटी बेस्ड है, यानी एक्सप्लॉयटेशन बेस्ड है। चाहे वो फ्यूडल सोसाइटी हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो, एक्सेप्ट हंटर एंड गैदरिंग सोसाइटी। एग्रीकल्चर सोसाइटी में भी बहुत बार इनइक्वलिटी आ जाती है, क्योंकि किसी के पास जमीन होगी, किसी के पास जमीन नहीं होगी, तो इनइक्वलिटी आ जाएगी। एक्सप्लॉयटेशन की पॉसिबिलिटी वहां भी होती है। फ्यूडलिज्म में तो चरम पर थी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में भी बहुत अच्छी खासी दिखती है, हालांकि स्लेव नहीं है बट फिर भी एक्सप्लॉयटेशन तो हो ही रहा है। एक्सप्लॉयटेशन किस सेंस में हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन किस सेंस में हो रहा है? आजकल आप एडुटेक मार्केट में बहुत काम सुन रहे होंगे। एडुटेक, एडुटेक मतलब जो जाइंट्स क्रिएट हुए बायजू टाइप के ऑनलाइन पढ़ाने का एक सिगुफा चला। इसमें क्या है, ये एक ओनर होता है अलग पांडे टाइप का, अलग पांडे टाइप का, मान लो अलग पांडे ओनर है। अब इसने एक कंपनी खोल दी फिजिक्स वाला। अभी फिजिक्स वाला चल कैसे रही है इसका प्रोसेस समझिए। ये क्रिएट करता है एमबीए वाले लोगों को मैनेजिंग के लिए। ये बोलता है कि भाई एमबीए के लोगों को बनाओ, एमबीए के लोग मैनेज करेंगे मेरी फिजिक्स वाला की डिफरेंट ब्रांचेज। मान लो इसके 4 सेंटर पे, मान लो जयपुर, दिल्ली और पटना, इन 3 सेंटर हैं इसके। अभी एमबीए लोग रेगुलेट करते हैं यहाँ काम करने वाले लोग, कोई 12,000 रुपये काम कर रहा है, कोई 15,000 रुपये काम कर रहा है और 9 घंटे काम कर रहे हैं। 9 घंटे काम कर रहे हैं ये लोग, जयपुर दिल्ली लोकल लोग, और ये ले रहे हैं लाखों की सैलरी और ये करोड़ों कमा रहा है।
मतलब ये 1000 में ही है, 1K में ही है, हजारों की मतलब 15,000 20,000 के ऊपर एक आधी एम्प्लॉय होता है इनका। कंटेंट राइटर जो होते हैं, कंटेंट राइटर हुए, टाइपिस्ट हुए, ये जितने भी लोग होते हैं जो लोअर लेवल पर काम करते हैं, ये 12 से 15-20,000 के अंदर काम कर रहे होते हैं। ये लाखों में कमा रहा होता है, ये करोड़ों में कमा रहा होता है। आप देखिए एडटेक कंपनी में क्या हाल है। तो ये कहाँ है, एक्सप्लॉयटेशन है कि नहीं है? एक आदमी करोड़ कमा रहा है, उसी कंपनी के लिए काम करने वाला एक आदमी 12,000 और 15,000 रुपये काम कर रहा है। क्या ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है? साथ में 9 घंटे, 1 मिनट भी लेट हो जाता हाफ डे लगा देते हैं लोग। तो इस तरह एक्सप्लॉयटेशन है। इसके पास मजबूरी है, बेरोजगार है, वरना मोदी जी तो तत्पर पकौड़ा तलवाएंगे इससे। तो पकौड़ा तलने से तो बेहतर है कि कैपेबिलिटी के हिसाब से ये 12,000 रुपये काम करे, इज्जत तो काम आ रहा है, कम से कम बाहर धूप में तो पकौड़ा नहीं तलना, आग के सामने झेलना पड़ रहा है इसको। तो ये काम करने के लिए मजबूर है सस्ती रोजगारी पर, और ये एक्सप्लॉयटेशन का लिबरल तरीका है। तो हर मोड ऑफ प्रोडक्शन में एक्सेप्ट कम्युनिज्म और हंटरिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, इन 2 सोसाइटीज के अलावा एक्सप्लॉयटेशन हर सोसाइटी में है मार्क्स के हिसाब से। हमने देखा हैव्स और हैव नॉट्स कौन है, दोनों चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। जो कन्फ्लिक्ट है जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसमें इनहेरेंट है। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो किस बेस पे बेस्ड है? ओनरशिप पर। और जो ओनरशिप है वो लिबर्टी फ्रीडम से आती है। तो लिबर्टी फ्रीडम स्किल के हिसाब से ओनरशिप जैसे ही आएगी तो वेल्थ एक्यूमुलेशन जो वेल्थ एक्यूमुलेशन है वो इसकी नेचुरल टेंडेंसी होगी कैपिटलिज्म में। जब वेल्थ एक्यूमुलेट होगी तो इनइक्वलिटी क्रिएट होगी, और जब इनइक्वलिटी क्रिएट होगी तो कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, क्योंकि इनइक्वलिटी क्या करेगी? एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा देगी, नहीं देगी? अलख पांडे 15,000 रुपए लोगों से काम क्यों ले पा रहा है? क्योंकि अनइक्वल रिलेशंस है ना, वो करोड़पति है, आपको चाहे रखे निकाले, आप धर्म में काम करोगे। तो जहां जहां इनइक्वलिटी होगी वहां एक्सप्लॉयटेशन की पॉसिबिलिटी होगी, और जहां एक्सप्लॉयटेशन होगा वहां कॉन्फ्लिक्ट इनहेरेंट हो जाएगा। तो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में इनइक्वलिटी इनबिल्ट है, इनहेरेंट है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट भी यहां इनहेरेंट है, इनबिल्ट है। तो कैपिटलिज्म कॉन्फ्लिक्ट से बच ही नहीं सकता। अब इसके डिफरेंट एग्जांपल्स आप देख सकते हो मेनी टाइम्स। मारुति वाला केस था, आग लगा दी थी मैनेजर को गुड़गांव में। आए दिन हड़तालें होती रहती हैं, आए दिन लॉज के अगेंस्ट दिक्कतें आती लगती हैं, लेबर रिफॉर्म्स के लिए डिमांड करी जाती है, बहुत सी चीजें हैं। फिर भी फैक्ट्रीज में कोई ना कोई किसी न किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट आता ही रहता है हर अगले दिन, ठीक है। अब लास्ट चीज है कि रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी क्या है। हमने थोड़ी देर पहले समझा था, एक चीज समझी थी कि जो सुपर स्ट्रक्चर है ना, हमने क्या समझा था? जो सुपर स्ट्रक्चर है वो उसे कौन डिसाइड करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत अच्छी तरह से एग्जाम से समझा था। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुपर स्ट्रक्चर को सेव कर रहा है, समझा था नहीं समझा था? तो ये जो सेव कर पा रहा है, ये कैसे कर पा रहा है? ये रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी से कर पा रहा है। अब रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी क्या है? कि जो कम्युनिटी, जो ग्रुप डोमिनेंस में होता है, वो सोसाइटी में अपनी फेवरेबल आइडियाज, आइडियोलॉजीज, नॉर्म्स, वैल्यूज, सैंक्शंस को प्रमोट करता है, वही करवा भी पाता है एडवर्टीजमेंट। जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आइडिया ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, ये आइडिया प्रमोट हुए तो कैसे हुए, किसने करवाए? ये इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने करवाए। मैगजीन छपवाकर, रिसर्च आर्टिकल्स छपवाकर, लॉ बनवाकर, हजार तरीके से ये आइडियाज प्रोपोगेट करे गए। क्यों? क्योंकि लोगों को लगे कि दे आर फ्री, लोगों को लगे कि दे हैव लिबर्टी टू चूज,
लोगों को लगे कि दे आर इक्वल, जब लोगों को लगता है कि वो इक्वल है, फ्रीड है, लिबर्टी है, उनके पास चॉइस है, तो क्या होता है, रिवोल्ट की पॉसिबिलिटी घट जाती है। और रिवोल्ट की पॉसिबिलिटी घटने से क्या होगा, रिवोल्ट की अगर पॉसिबिलिटी घटती है तो ये लेजिटिमाइज करता है किसको, एग्जिस्टिंग सिस्टम को। एग्जिस्टिंग सिस्टम जो भी है एक्सप्लॉयटेटिव, उसको लेजिटिमेसी मिलती है कि भाई लोग रिवोल्ट नहीं कर रहे। मोदी जी के केस में क्या हुआ, लोग वोट दे रहे हैं ना, लोग वोट दे रहे हैं ना, लोग मोदी जी को जिता रहे हैं ना लोग, तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि प्रोपेगेंडा चलाया गया, रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी थोपी गई, मीडिया में, अखबारों में, टीवी पर, विदेशों में केवल एक रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी चलाई गई कि मोदी जी इज द बेस्ट। ये रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी प्रोपेगेट करी गई हर पॉसिबल तरीके से, न्यूज चैनल खरीद लिए गए, मीडिया, प्रिंट मीडिया खरीद लिया गया, सिस्टम खरीद लिया गया पूरी तरीके से, सीबीआई, आईडी, ईडी जो भी हैं, जितने भी हैं, सबसे यही सिद्ध कराया गया कि मोदी इज द बेस्ट। तो वो कैसे, रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी से लोगों को लगने लगा कि मोदी जी तो जीत रहे हैं, तो कुछ गलत नहीं है, यही होता है। तो रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी में वो बातें प्रोपेगेट करी जाती है ताकि उनके एक्टिविटीज, उनके इंटरेस्ट को लेजिटिमेट की माना जा सके या लीगलाइज करा जा सके। ठीक है, मार्क्स ने कहा कि जो इक्वलिटी है ना वो इल्यूजन है। इक्वलिटी इल्यूजन क्यों है मार्क्स के हिसाब से, भाई आप देखो ना, मैंने अभी एग्जांपल दिया था, ये अलग पांडे है और इसके चौथी ब्रांच में एक काम करने वाला टाइपिस्ट है। समझे, अलग पांडे की कंपनी में लोएस्ट लेवल पे काम करने वाला टाइपिस्ट, ये 12,000 पर मंथ पे काम कर रहा है और ये 12 करोड़ पर मंथ कमा रहा है, प्लस कमा रहा है। अब ये और इसका सिस्टम, मतलब रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी ये कह रही है कि यू आर फ्री और इक्वल टू अदर्स टू चूज दिस जॉब और नॉट टू चूज दिस जॉब। अब बताओ क्या इसके पास और कोई ऑप्शन है, इसे सर्वाइव तो करना ही है, जब सर्वाइव करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या ये इस रिलेशन इक्वल माना जा सकता है, इसीलिए उसने बोला कि इक्वलिटी इज ए इल्यूजन। इल्यूजन क्यों है कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पर अनइक्वल रिलेशन है। क्यों है, क्योंकि फोर्सेस ऑफ जो प्रोडक्शन है उन पर अनइक्वल ओनरशिप है। ठीक है, जब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पर अनइक्वल ओनरशिप होगी तो ये जो इक्वलिटी है ये सिर्फ एक इल्यूजन होगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगी। अब जो आइडियोलॉजी है वो क्या होगी, डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी होगी। क्यों, कोई भी आइडियोलॉजी हो, आइडियोलॉजी चाहे कोई भी हो, वो हमेशा पार्शियल होती है। चाहे फंक्शनलिज्म की आइडियोलॉजी हो, चाहे मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी हो, चाहे फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी हो, हर आइडियोलॉजी किसी पर्टिकुलर ग्रुप के इंटरेस्ट को प्रमोट करती है, मतलब पर्टिकुलर ग्रुप से, उसके इंटरेस्ट से एसोसिएटेड होती है। जब हर एक आइडियोलॉजी का ये फीचर है कि वो पर्टिकुलर टाइप की ही बातें करेगी, तो इसका मतलब है कि वो कुछ उसके बाहर की बातें नहीं करेगी। जैसे फंक्शनलिज्म जो बात करेगा वो सोशल ऑर्डर पर सबसे ज्यादा ध्यान देगा कि सोशल ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, चाहे इसके लिए सैंक्शन कितना ही हार्श क्यों ना हो। तो हरियाणा में जो उल्टा लटका देते हैं इंटरकास्ट मैरिज पर, तो वो फंक्शनलिज्म किस बात को कहकर प्रमोट करेगा, उस बात को कि ऐसा करने से सोसाइटी में सोशल ऑर्डर आता है, इसलिए ऐसा करते रहना चाहिए। इसने सारी बातों को, इनइक्वलिटी को ध्यान में नहीं दिया, आदमी की चॉइस को ध्यान में नहीं दिया, इंसानियत को ध्यान में नहीं रखा। किस लिए, कि सोशल ऑर्डर को प्रमोट करना है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना है। ऐसे यहां मार्क्सिज्म ने इक्वालिटी पे तो ध्यान दिया,
इक्वलिटी पे तो ध्यान दिया कि सब लोग इक्वल होने चाहिए भैया, कैपेबिलिटी पे ध्यान कौन देगा? मैंने 30 साल मेहनत करी इसलिए कि मैं एक मनरेगा मजदूर में जाके काम करूंगा। फिर आदमी में मेहनत करने का मोटिवेशन कहां से आएगा? कोई क्यों मेहनत करेगा जब बिना काम करे पर उसे खाने को मिलने का इंतजाम हो जाएगा? समझो आप। तो इसने इक्वलिटी पे तो फोकस किया लेकिन कैपेबिलिटी कंप्रोमाइज हो गई। ऐसे ही फेमिनिज्म में इसने बोला कि ऑल मेल आर क्रिमिनल्स, ऑल मेल्स आर मतलब ब्रूटल, ये सारे जो इतने भी मेल्स होते हैं ना ये सब कमीने होते हैं, इनका कहना यही है, मतलब ज्यादातर फेमिनिज्म का। अब इन्होंने मेल के उस सेगमेंट को छोड़ दिया जो वुमेन के प्रति बहुत से मेल्स ऐसे होते हैं जो वुमेन पे एट्रोसिटीज करने के खिलाफ है, तो वो भी तो मेल है, तो ये भी पार्शियल है। यानी दुनिया की कोई भी आइडियोलॉजी, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, निष्काम कर्म हो, कबीर हो, तुलसी हो, सुमित्रानंदन पंत की आइडियोलॉजी हो, गॉडसे की आइडियोलॉजी हो, गांधी जी की आइडियोलॉजी हो, नेहरू जी की आइडियोलॉजी, किसी की भी आइडियोलॉजी ले लो, वो पर्टिकुलर सेट ऑफ आइडिया से बनी होती है। पर्टिकुलर सेट ऑफ, जब पर्टिकुलर वर्ड लग गया मतलब है कि वो ऑल इंक्लूसिव नहीं हो सकती। जब कोई आइडियोलॉजी ऑल इंक्लूसिव हो ही नहीं सकती तो ओबियस है वो डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी ही होगी। समझ में आया? हर आइडियोलॉजी, ये है, मैंने ये नहीं कह रहा कि मार्क्सिज्म ही डिस्टॉर्टिव है या फिर फंक्शनलिज्म ही डिस्टॉर्टिव है या जो फेमिनिज्म है वही डिस्टॉर्टिंग है। दुनिया की जितनी भी आइडियोलॉजी है, कोई कितनी भी अच्छी हो, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, सब अपने पर्टिकुलर सेट ऑफ आइडियाज को प्रमोट करती हैं। इसका मतलब वो रियलिटी को डिस्टॉर्ट करती है, हर आइडियोलॉजी। तो आपको किसी एक आइडियोलॉजी में भरोसा नहीं करना है, सब आइडियोलॉजी को पढ़ना है, समझना है, हर आइडियोलॉजी से अच्छी बात को लेना है। यहां कोऑपरेट कर ले तीनों को। फंक्शनलिज्म से आप सोशल ऑर्डर लीजिए लेकिन इक्वलिटी को यहां से ले लीजिए। तो आपने इक्वलिटी यहां से ले ली, कैपेबिलिटी पे ऑलरेडी ध्यान देता है, तो इक्वलिटी यहां से आ गई, कैपेबिलिटी यहां आ गई। फेमिनिज्म में मेल डोमिनेंस को खत्म कर दीजिए। इक्वलिटी आपने यहां से ली है, कम्युनिज्म में फेमिनिज्म की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो कम्युनिज्म तो मेल फीमेल जेंडर किसी के आधार पर इक्वलिटी नहीं चाहता। तो जब आप इक्वलिटी ले लेते हैं तो आप कैपेबिलिटी यहां से ले लीजिए और आप अपनी सोसाइटी में प्रमोट कीजिए ऐसे आइडियाज। ना कम्युनिज्म को सपोर्ट करना है प्रॉपरली, मतलब अंधभक्तों की तरह, और ना फंक्शनलिज्म को प्रमोट करना है। आपको दोनों के अच्छे आइडियाज को समझना है और आप प्रमोट करना है, एडवोकेट करना है। ठीक है? अब एंड ऑफ हिस्ट्री, इस निष्कर्ष पर मार्क्स कैसे पहुंचे? तो उनका कहना है कि एंड ऑफ हिस्ट्री कब होगी? एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब उनका ये था, एंड ऑफ हिस्ट्री से मतलब उनका ये है मार्क्स का, कि जब कम्युनिज्म आ जाएगा, जब कम्युनिज्म आ जाएगा तो क्या होगा? इक्वलिटी होगी हर लेवल पर। जब इक्वलिटी होगी तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा किसी भी लेवल पर, और जब एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा किसी भी लेवल पर तो चेंज की जरूरत ही नहीं होगी। नो नीड ऑफ चेंज। और जब चेंज की जरूरत ही नहीं है तो क्या होगा? हिस्ट्री का क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एंड ऑफ हिस्ट्री। मतलब हमने ये शुरुआत से समझो कि मार्क्स का कहना क्या है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि इनबिल्ट है सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन। जब जब किसी पर्टिकुलर मोड ऑफ प्रोडक्शन में एक्सप्लॉयटेशन होगा तो सोसाइटी अगले मोड ऑफ प्रोडक्शन में मूव करती है। मोड ऑफ प्रोडक्शन 1 एक्सप्लॉयटेशन है इसमें तो दूसरे पे मूव करेगी, यहां भी एक्सप्लॉयटेशन है तो तीसरे पे मूव करेगी। मोड ऑफ प्रोडक्शन 3, यहां भी एक्सप्लॉयटेशन है तो मोड ऑफ प्रोडक्शन 4। यहां के बाद जो कम्युनिज्म का आइडिया दिया, इसमें बोला कि एक्सप्लॉयटेशन होगा ही नहीं तो सोसाइटी को चेंज करने की जरूरत ही नहीं होगी, रिवोल्ट ही नहीं होंगे, तो वो एंड ऑफ हिस्ट्री हो। इस तरह आज का ये लेक्चर होता है खत्म। उम्मीद करता हूं मार्क्सिज्म को मैं समझा पाया हूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।